नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए तो आज की इस नई लाइव स्ट्रीम को शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशंस बता दिए थे। आपको मैक्सवेल इक्वेशंस को याद रखना है, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उन पे बस आपके ईएम वेव वाले ही नहीं और भी टाइप के क्वेश्चन उस पर हो जाते हैं। ठीक है, आपको तरीके बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के उस पर क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, तो थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से एकदम देखते चलिएगा, क्योंकि दिक्कत ईएमटी में बहुत लोगों को होती है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, आपके जो भी मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस आपको बताए थे उनमें हम क्या क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका एप्लीकेशन है मैं फ्री स्पेस में बताने वाला हूं। अपना जो मैक्सवेल इक्वेशन है फ्री स्पेस में क्या होता है, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट वहां पे देखने को मिलेंगे, और ऐसी क्या क्या वहां पे चीजें हैं जो कि हमसे क्वेश्चंस पूछती हैं वहां पे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब का यूज करके बहुत सारे आपके ईएम वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखे हैं गाइस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन आपने जो लास्ट वाला लेक्चर में बताया था कि आपका जो मैक्सवेल इक्वेशन होना चाहिए गाइस, आपको दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। आपका इंटीग्रल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है, और आपका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, बड़ा बढ़िया तरीके से हम इस पे क्वेश्चंस तब कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने फ्री स्पेस में निकालने वाले हैं, कैसे अपने ईएम वेव की कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मैक्सवेल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। एक एक चीजों पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा काफी सारी चीजें हैं इसमें समझने लायक आपके लिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है, ये मैंने चार आपको मैक्सवेल इक्वेशन बताए थे गाइस। आपका यहां पे है डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू डेल डॉट डी। ये आपका क्या है गाइस, यहां पे ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ आपका डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपके पास। ठीक है, आपको मैंने इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि आपने डी इज इक्वल टू जब पोलराइजेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, तो ये भी आपने देखा था गाइस, जहां पे पी आपका क्या होल्ड कर रहा था, कुछ ये चीजें लेके चल रहा था। लेकिन जब भी हम वैक्यूम के लिए बात कर रहे थे तो अपना जो जाई होता है वो उसके लिए जीरो हो जा रहा था। क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं गाइस इसको हम। ठीक है, तो ये जो हो जा रहा था जीरो, इसके कारण इसका काम खत्म हो जा रहा था। यहां पे डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जा रहा था, एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमारे पास देखने को मिल रहा था। लेकिन हम अब इसमें भी कौन सा लेके चल रहे हैं। अब देखिए सीधी सी बात है ना, अगर वैक्यूम में आगे भी बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास एक वो जो म्यू आर जो अपना रिलेटिव परमिबिलिटी भी होता है था, वो भी आपके पास 1 देखने को मिलता है। और आपके पास अगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की भी बात करते हैं तो वो भी आपका 1 ही देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहां पे क्या करते हुए चलेंगे गाइस, आपके पास ये जो रिलेशंस हैं, वो बात अलग है कि अगर कुछ आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे दी जाए अलग, वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी हम अपना यहां पे डायरेक्टली एप्सिलॉन ई लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखते हुए चलेंगे, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं पे भी ये एप्सिलॉन लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज पता है। उसके बाद ये जो आपका होता है जी आपके पास होता है, याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें ये होता क्या है। देखिए, ये जो आपका परमिटिविटी बोलते हैं गैस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बात करता है ये आपका। जी आपका क्या है, यहाँ पे आपके वैक्यूम में जो आपकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो आपकी होती है वो बोलते हैं। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं गैस, यहाँ पे इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं गैस। ठीक है, या फिर इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से हम इसको जानते हैं, याद रहेगा। इसमें ये आपका क्या है, परमिबिलिटी हो जाता है। इसकी बात करें तो ये आपका फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में आपकी परमिबिलिटी क्या होती है उसको बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, म्यू आर आपका रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है,
तो ये चीज़ थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। बहुत लोग को अभी भी पता है कन्फ्यूजन कहाँ होती है, परमिबिलिटी और परमिटिविटी, कंफ्यूज रहते हैं कि म्यू को बोलेंगे कि एप्सिलॉन को बोलेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तब तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप कभी कभार पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ पहले ही। तो इसमें हम चीज़ों को लेके चलेंगे। आपके चारों के चारों हमने मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे यूज कर दिए हैं गैस। इन्हीं सबको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका जो भी रिलेशन, ये तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कर्ल ई है, ये अपना एक लिख लीजिए डेल डॉट ई इज इक्वल टू अपना, फिर एक डेल डॉट ई भी होता है, इसकी जगह चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब कुछ अलग होगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक डी की जगह पे एप्सिलॉन ई पुट करो तो ये आपका आ जाएगा ना, यहाँ पे ये अपना आ जाएगा। ठीक है, आगे जाकर तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट भी पुट करेंगे तो हमारी वो अलग चीज है। उसके बाद ये मेरे पास जो डाइवर्जेंस बी है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, बी की जगह पे आपने म्यू एच भी देख रखा है यहाँ पे, तो अगर मैं चाहूं तो म्यू डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, ये भी मेरे पास यहाँ पे रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ना, ये जो आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास है J प्लस डेल डी अपॉन में डेल टी। अब इसमें अपना ये J जानते हो ना गाइस, ये भी मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका ओम्स लॉ होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे तो ये हम यूज करते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है तो वो आपका J इज इक्वल टू सिग्मा ई आपका ये हो जाता है गैस। ठीक है, ये भी आपको ओम्स लॉ ही होता है, हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब कुछ चीजें यहां से एक और देख लीजिए, जैसे कि अगर आपने IIT JAM के कुछ क्वेश्चंस करे होंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये सब लोग देख सकते हैं, सबने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड देके, मैग्नेटिक फील्ड आपको बहुत सारे दे दिए जाएंगे, जैसे कि B1 की कुछ वैल्यू दे दी जाती है, B2 की भी कुछ वैल्यू दे दी जाती है मान लीजिए। ठीक है, आपका B3 भी कुछ वेक्टर क्वांटिटी सपोज कर लीजिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके की चीजें मान लीजिए मेरे पास दी जा रही हैं, और बोला जाता है ना कि विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर क्वेश्चन में जो आपके B1, B2, B3 ये डिफरेंट तरीके के अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं, तो इन सभी मैग्नेटिक फील्ड में से आपका पॉसिबल कौन सा होगा, कि मतलब एक एक्यूरेट आपका मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा बोल सकता हूं, या फिर आपको ये ध्यान के रख के चलना है कि ये जो चार ऑप्शंस मान लीजिए बी के आपके दिए रहेंगे, इसमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है, यहां पे मैक्सवेल इक्वेशन में ही आपको कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड देखिए, आपको जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देख के बोला जाएगा कि पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, तो वहां पे हमें डाइवर्जेंस करना पड़ता है गैस। ठीक है, अगर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डाइवर्जेंस 0 आता है, तब वो सब क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, लेकिन जिसका भी 0 नहीं आया वो आपका एक इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड बोला ही नहीं जा सकता। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैक्सवेल इक्वेशन बनाया गया है कुछ प्रॉपर्टीज को भाई फॉलो करते हुए, हर एक आपके डिफरेंट टाइप के एमटी में काफी सारे इन्होंने रूल्स फॉलो करते हुए ही अपना मैक्सवेल इक्वेशन बनाया है। तो इसीलिए अगर ये एक यूनिवर्सल रूल बन चुका है, अगर मैक्सवेल इक्वेशन एक यूनिवर्सल रूल है, तो हमें इसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी समझा जाता है। आप इसको सेटिस्फाई करेंगे तभी आपकी सारी वैल्यूज वैलिड मानी जाएगी। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करोगे तब आपका वो मैग्नेटिक फील्ड वैलिड होगा, अदरवाइज वो आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोला जाएगा। ये आपके IIT JAM फिजिक्स के एग्जाम में पूछा गया था, जिन्होंने भी देखा होगा पेपर, उनके IIT JAM फिजिक्स के एग्जाम में ना 2017-18 के पेपर में ये चीज पूछी गई थी। सोच रहे हो मतलब कितना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बड़ी बात वहां पे पूछी गई है। ये सबके दिमाग में शायद घूमे भी ना अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो, ठीक है ना। अब तो वैसे सबको आइडिया लग चुका है कि भाई इस तरीके की भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा
अब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्री स्पेस में हम कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज को अप्लाई करते हैं गाइस, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये सब ध्यान रखिए आपको यूज कर लेना है। अब अगर मैं फ्री स्पेस में जाता हूँ तो आपके पास अगर चार्ज नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी आपकी कैसे हो सकती है, काम खत्म हो जाएगा वहां पे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर नहीं होता है, हाँ सीधी सी बात है, अगर चार्ज कंडक्टिविटी चार्ज डेंसिटी नहीं होती है आपका, अगर फ्री स्पेस में होते तो कंडक्टिविटी कैसे हो सकती है, समझ रहे हो ना। चार्ज डेंसिटी आपके पास कुछ नहीं होगी, ना ही आपका कुछ कंडक्टिविटी होगा, वो सारी की सारी चीजें आपकी जीरो हो जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका म्यू होता है म्यू नॉट में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ना देखो म्यू जो था मैंने अभी आपको बताया म्यू नॉट म्यू आर, तो ये म्यू आर की वैल्यू ना वैक्यूम के लिए 1 हो जाती है, इसीलिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आपके पास हो जाता है। वैसे ही अपना एप्सिलॉन आर वाली जो वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी वाली, उसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है आपके किसके लिए, वैक्यूम के लिए, तो इसीलिए वहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आपको देखने को मिल जाता है ये चीज। उसके अलावा अगर हम लेके सारी की सारी चीजों को अगर लेके चलते हैं, सारे को मतलब जितने भी आपके मैक्सवेल इक्वेशन में जो हमने ये जो टर्म्स पुट करने में सब पुट कर दीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए, रो की जगह पे चार्ज डेंसिटी है नहीं वहां पे, क्योंकि अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो चार्ज डेंसिटी कैसे होगा। फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। फ्री स्पेस के लिए अभी से ध्यान रखो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं फ्री स्पेस क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, वहां पे आपका चार्ज डेंसिटी 0 होगा, उसके अलावा आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो 0 होगी, उसके अलावा जो आपका म्यू होता है म्यू नॉट में कन्वर्ट होता है, और आपका जो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट होता है। तो यहां तक कि आपको ध्यान रखना है कि एमएससी एंट्रेंस में ये भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज यूजफुल होती हैं। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की बात करते हैं जैसे कि नेट लेवल के, गेट लेवल के, तो वो आगे की बात करेंगे, ठीक है, वो सब आगे आपके यूज होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं पुट कर देता हूं तो डाइवर्जेंस डी या फिर डाइवर्जेंस ई वाला, अब आप देख सकते हो सीधी सी बात है यार, मैंने यहां पे मान लो पुट करा ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बोल देते हैं यहां पे, मैंने देखा ये डाइवर्जेंस डॉट ई इज इक्वल रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अगर यही मेरे पास 0 हो जाता तो मैं बस डायरेक्टली अपना डाइवर्जेंस ई इज इक्वल 0 लेके चलो या फिर डाइवर्जेंस डी इज इक्वल 0 लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट अगर बाहर आता भी तो वो आपका राइट हैंड साइड में 0 है, तो मैं इसको 0 कर सकता हूं गाइस। उसके बाद ये जो अगर डाइवर्जेंस बी अगर आपके पास है तो आप इसको बी की जगह म्यू नॉट एच भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, और वहां पे आप डाइवर्जेंस एच रख सकते हो, क्योंकि म्यू नॉट यहां पे बाहर आता ना तो वो हम इसको 0 भेज दे रहे हैं। वैसे अपना कर्ल ई अगर बात करें तो माइनस डेल एच, मतलब यहां पे बी की जगह म्यू नॉट एच पुट करेंगे, ये तो अब 0 नहीं हो सकता भाई, तो ये आपका बाहर निकल के आ जाएगा। वही अगर जे की बात करें ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर सिग्मा 0 तो मतलब जे भी खत्म, वो आपका 0 हो जाएगा। और उसके बाद कर्ल एच इज इक्वल टू जे की जगह पे 0 और आपका डेल डी अपॉन में डेल टी, मतलब एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन में डेल टी, हम इसको कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अब यहां पे जो 4 हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस बन चुके हैं फ्री स्पेस के लिए, इसमें हम कुछ अपनी और भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा एक चीज, हमारे पास ये जो भी मैक्सवेल इक्वेशन होते हैं ना गाइस, इन दो को पेयर में करके ना हमारे पास काफी सारे रूल यहीं से निकलते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके कुछ आपको रूल्स, आपके जो ईएम वेव की इक्वेशंस, फ्री स्पेस में जो आपका वेव इक्वेशन होता है, आपके पास ईएम वेव से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते तो यहां से इन दोनों के माध्यम से जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आप यूज करेंगे। उसके बाद इन दो को यूज करके भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है गाइस, ठीक है। तो पहले हम ये 3/4 से शुरुआत करते हैं और अपनी एक तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें वेव से रिलेटेड आपको हम बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको मैंने कुछ वेक्टर क्वांटिटीज बताई थी, आपको मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स के सबसे लास्ट में या फिर वेक्टर कैलकुलस में सबसे लास्ट में आपको मैंने वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर आइडेंटिटीज कुछ मैंने आपको बताई थी। उसमें हमने एक वेक्टर क्वांटिटी क्या यूज करी थी, वो था आपके पास गाइस कुछ ये, उस टाइम में मैंने यही बोला था कि आपको एम्प्टी में इसका यूज करना है, डेल क्रॉस बी। अगर ऐसा आपके पास आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस बी माइनस डेल स्क्वायर बी। या फिर अगर मैं एच के लिए बात करता हूं, क्योंकि हम बी और अपना जो डी है उसको तो रिप्लेस कर चुके हैं, तो हम यहां पे डेल क्रॉस एच लेके चलते हैं, डाइवर्जेंस एच माइनस। अब आप देखिएगा यहां पे अगर हम ये डेल क्रॉस एच लेके चलते हैं, मान लीजिए एक बार इसमें हम कर ले लेंगे, एक बार इसको कर ले लेंगे, तो बारी बारी से इनको हम थोड़ा सा कर रहे हैं यहां पे। सबसे पहले देखिए मैं थर्ड वाले इक्वेशन से बात करता हूं, इसको मैं पुट करूंगा। ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है गाइस, इसमें मैं क्या करता हूं, कर्ल ले लेता हूं इसका। तो अगर मैं कर्ल तो ऑलरेडी कर्ल एक बार और लेता हूं,
तो कर्ल ऑफ कर्ल ई हमारे पास होगा माइनस म्यू नॉट। अब इसमें कर्ल किस पे अप्लाई हो सकता है, आपके एच पे अप्लाई हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन में डेल टी कर्ल एच आपका उस पे जाके अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें हम जानते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इसको हम बता सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ रूल्स जरूर बताए होंगे कि अगर हम ये डेल स्क्वायर, ये अपना एफ है मेरे पास, डेल एक्स डेल वाई, मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं ना गाइस कि ये जो अपना डेल अपॉन में डेल एक्स है, ये अपना जो डेल एफ अपॉन में डेल वाई, या फिर डेल अपॉन में डेल वाई, इस चीज से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को ऐसा देखने को मिलता है तो मैं इससे क्या समझ सकता हूं कि मेरे पास ये जो फंक्शन f है ना, मैं इसको चाहूं पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं या फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं या फिर इनको बदल के कर लूं, फाइनल रिजल्ट हमारा एक ही आना है। ठीक है, कैसे भी करके करोगे ना, रिजल्ट हमेशा हमें एक ही मिलेगा। तो मैं इनके जो डिफरेंशिएशन है इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, पहले मैं y वाले के रिस्पेक्ट में करूं या फिर x वाले के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देख लो, अपना f लेना, उसको y के रिस्पेक्ट में करना, फिर उसको लास्ट में x के रिस्पेक्ट में करना, जो भी वैल्यू आएगी फिर इससे मैच करना, मतलब कि क्या करना है यहाँ पे f लेना, उसको x के रिस्पेक्ट में करके फिर y के रिस्पेक्ट में करना, दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के माध्यम से सीखा है। आपको जरूर मैंने बताया होगा, यहाँ पे बता दिया वैसे, तो ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने ना ये जो अपना डेल अपॉन में डेल टी था, ये जो मैं h लेके चल रहा था, अगर मैं इसका कर्ल लेता हूं मान लो, तो मैं इस कर्ल को पहले चाहूं तो इस पे अप्लाई कर सकता हूं और बाद में अपना डेल अपॉन में डेल टी करूंगा। ये मेरी मर्जी है, जो कि मैंने यहीं से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से यूज करी है, वहीं से सब होके आता है आपके पास। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए यहां पे कर रहा हूं गैस। अब थोड़ा सा यही है कि अब आप देख सकते हो गैस, ये जो मैंने थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा कर्ल लिया है, पूरा का पूरा कर्ल लिया है वैसे, इसमें देखो ये कर्ल एच मेरे पास आ चुका है। अब ये जो कर्ल एच है गैस, ये फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू में यहां पे चाहूं तो पुट कर सकता हूं, हो सकता है एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन में डेल टी। अब आप एक चीज देख सकते हैं गैस, यहाँ पे हमारे पास माइनस तो आपके पास पहले से ही है, अब ये म्यू नॉट पहले से था भाई, यहाँ पे देख रहे हो ना यहाँ पे, और डेल अपॉन में डेल टी, और इस कर्ल एच की जगह पे एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन में डेल टी। अब एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये आपका डेल अपॉन में डेल टी तो पहले से था, एक बार और ऑपरेट हो जाएगा, तो ये आपके पास डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल टी स्क्वायर हो जाता है। अब ये तो हो गया आपका राइट हैंड साइड, इसमें हम अपना वेक्टर क्वांटिटी जो भी आपकी आइडेंटिटी होती है मैं उसको यूज कर लेता हूँ, कर लेते हैं। देखिए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई, हम इसको कर लेंगे ना। अब आप एक चीज देखिएगा, हमने डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू, अभी आपको ऊपर कुछ बताया, ये क्या है, जीरो है ना। तो डाइवर्जेंस ई अगर जीरो है तो मैं इसको पुट कर लेता हूं भाई, बढ़िया चीज हो जाएगी आपके पास। क्या देखने को मिलता है, ये पोर्शन तो खत्म, क्योंकि डाइवर्जेंस ई अगर जीरो तो ग्रेडियंट आप किसका निकालेंगे, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कर्ल ऑफ कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई, हमें बस यहां पे पुट कर लेना है। तो अब इस इक्वेशन के माध्यम से आइए, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू अपना माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। इसको आप एक साइड लेके आ जाइएगा, देख रहे हो यहाँ पे ना, ये आपका कुछ इस तरीके से एक वेव इक्वेशन ये आपका हो जाता है। ये वेव इक्वेशन ही है, वेव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है गाइस, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाले रिलेशन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करता हूं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए फोर्थ इक्वेशन है, मैं इसमें भी वही चीज कर रहा हूं, यहां पे भी कर्ल ही लूंगा। इसमें अगर कर्ल लूंगा तो देखो यहाँ पे कर्ल ऑफ कर्ल एच, ये वाला रूल मैं फॉलो करूंगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कर्ल ऑफ ई, कर्ल ई यहाँ पे होगा ना, और कर्ल ई की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे होंगे। यही जैसा हमने थर्ड वाले इक्वेशन के साथ करा, तो फोर्थ वाला इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट करा उसमें, और जब फोर्थ वाले इक्वेशन के साथ चल रहे होंगे तो उसमें थर्ड वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे गाइस। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं। अब आप देख सकते हो आसानी से, जो भी मैंने ऊपर भी अपना कर्ल एच करा था ना, वही हमने अपने वो जो अपनी वैल्यू थी यहाँ पे फिर से हमने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे जो कर्ल ई की वैल्यू थी क्या थी आपकी, माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी, फिर से यही चीज मेरे को देखने को मिल जाती है। और अपनी जो आइडेंटिटी है फिर से यूज कर दीजिए, तो आपका जो डाइवर्जेंस एच था वहां पे जीरो है, तो फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ कर्ल एच इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच। फिर से इसको सॉल्व करेंगे वहां पे रख के, तो आपके पास आसानी से ये वाला रिलेशन फिर से देखने को मिल जाएगा गैस, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हो। खेल तो अब शुरू होगा। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन देखे गए, एक आपका ई से रिलेटेड है, ये आप अपना देख सकते हो, एक ये वाला है,
और एक h से रिलेटेड, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक जगह पे E है और एक जगह पे आपका h है। तो मैं इसका अगर चाहूं तो एक जनरल इक्वेशन भी बना सकता हूं, वेव का एक जनरल फॉर्म भी दे सकता हूं। बस मैं अगर h और u E की जगह पे चाहूं तो मैं u भी रिप्लेस कर सकता हूं, क्या दिक्कत है। आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर u माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर u अपन में डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये अब आपका क्या हो जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन हो जाता है। इसमें आप देख लीजिए जो भी आपके जो दोनों इक्वेशन थे, वेव इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स E एंड H इन फ्री स्पेस, हमने जो दोनों इक्वेशन देखे, ये आपका जो 7 नंबर है, ये जो आपका H से रिलेटेड दिख रहा है, और एक जो आपका कहां पे है, ये 5 नंबर, ये आपका E से रिलेटेड है गैस। तो ये दोनों आपके इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में फ्री स्पेस में बात कर सकते हैं गैस यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना गैस, यहाँ पे एक इसका जनरल फॉर्म भी हमने बना दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, जो आपका u है जो मैंने रिप्लेस करा है E और H की जगह पे, ये आपका क्या हो सकता है, u इज ए स्केलर एंड कैन स्टैंड फॉर वन ऑफ द कंपोनेंट्स। ये मतलब u की जगह पे आप चाहो तो E रख सकते हो या फिर H रख सकते हो। तो ये आपके पास एक जनरल वेव इक्वेशन बना के दे देता है। तो याद रखना, आपका जो जनरल वेव इक्वेशन होता है आपके EM वेव में, अगर फ्री स्पेस में बात करें वो आपका कितना होता है, डेल स्क्वायर u माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, ये आपके काम आएगा। उसके बाद देखिए गाइस, यहां पे ये जो आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, इससे रिलेटेड हमारे पास एक वैल्यू भी होती है, वो आपकी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ये v इज इक्वल टू होता है, मतलब वेलोसिटी होती है वहां पे, v इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप इसको चाहो तो प्रूफ करोगे तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट भी मिल सकती है। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो EM वेव होती है ना, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि अगर मैं फ्री स्पेस में हूं तो वहां पे जो मेरी वेव की वेलोसिटी होगी, v जो हमारे पास होती है, वो आपके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है गाइस। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इसके रिलेशंस होंगे जो कि हम आगे अभी देखेंगे। जैसे कि देखिए, ये आपने देख लिया v इज इक्वल टू आपका c यहां पे हो चुका है, और इसकी जगह पे क्या है अपना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इनके लिए कुछ और भी रिलेशन है गाइस, अगर हम चाहें तो ये जो आपका v है और c, इसकी जगह पे आपके पास ना ये भी कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बहुत सारे आते रहते हैं। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, भाई हम EM वेव में इसको यूज करेंगे। और ये आपका क्या है गाइस, आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर प्रोपगेशन वेक्टर होता है, ठीक है। अगर हमें कभी वेलोसिटी निकालनी हुई और हम चाहते हैं कि भाई आपका ना मतलब वेव वेक्टर या फिर प्रोपगेशन वेक्टर वहां पे यूज हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड लेके चलना पड़ता है, ठीक है। वहां पे हम अपना जो k वेक्टर वहां से निकालेंगे अपने EM वेव से, उसको हम यहां पे डायरेक्टली पुट करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है। और कई बार जैसे क्वेश्चंस होता है ना, आपको वहां पे ये लिख के नहीं आएगा कि वो आपका फ्री स्पेस है कि कौन सा स्पेस है, लेकिन फिर भी आपको वो जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर हो सकता है C के फॉर्म में देखने को मिले, तो हम वहां पे V नहीं यूज करेंगे, क्योंकि C आपका कब पॉसिबल है, जब आप अपने कुछ फ्री स्पेस से बात कर रहे होगे, या फिर C आपके क्वेश्चन में तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब आप मतलब स्पेशली मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं वहां पे, या फिर फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके ऑप्शन में C देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ही कहीं टर्म्स में C देखने को मिल जाए। तो इसलिए हमें वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके EM वेव से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स में इस सारी चीजें पूछी गई इस तरीके से, ठीक है। वहां पे लिख के नहीं आएगा कि भाई आपका फ्री स्पेस है। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं C दिखा, मतलब समझ लो कि C इज इक्वल टू लेके चलना है हमें। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये दोनों अगर वैल्यूज को पुट कर देते तो हम चाहें तो कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर फ्री स्पेस में होते तो हम चाहें तो डेल स्क्वायर ई माइनस 1 अपन में v स्क्वायर पुट करें अपना, या फिर 1 अपन में c स्क्वायर पुट करें, कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री स्पेस में, और फ्री स्पेस में v इज इक्वल टू c होता है। अदरवाइज हमें हर जगह ये करने को नहीं मिलेगा, बस फ्री स्पेस में ये सिचुएशंस हम पैदा कर सकते हैं। तो और जगह कहीं पे होता है तो वहां पे हम ध्यान रखेंगे कि 1 अपॉन में v स्क्वायर लिखें, या फिर v इज इक्वल टू समथिंग आपका जो भी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड टर्म है वही हम अपना फॉलो करेंगे। ये आपको अपने दिमाग में रखना, हमेशा कई जगह ये सब मत लगाने लगना, हर जगह के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास जनरल वेव का जो भी आपके पास इक्वेशन है,
इन सभी को अगर हम सॉल्व कर देते हैं, हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपके पास जो होता है ना, उसी का हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपका ईएम वेव वाला, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वही आपका ईएम वेव का जो जनरल सॉल्यूशन जो आप वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे आपका क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा आपको E इज इक्वल टू समथिंग ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, या फिर E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा समथिंग, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, या फिर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन वाला भी देखने को मिल सकता है। ये क्यों देखने को मिलता है? तो इसका रीजन है, वो क्या है? सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए E वाले से रिलेटेड में बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपके पास E इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई, ये जो आपका आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, या फिर हमने क्या पढ़ रखा है अपना, क्या वो एक मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स वाले में, डी मॉर्वी थ्योरम, वो आपका क्या था गाइस, अगर हम e की पावर आई थीटा अगर इसको समझ ले तो क्या होता है आपके पास cos k डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन, ये आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा इसकी आपके पास जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर खुद ब खुद ये भी हो सकता है। तो एक तो आप देख ही रहे हो सकता है आपका क्वेश्चन E इज इक्वल टू ई नॉट, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके तरह तरह के जो ईएम वेव के जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके रिलेशंस हैं, ये जो आपका ई नॉट है, ये क्या बोला जाता है? आपका एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो एच वाले के साथ भी बिहेवियर यही करा सकता हूं, ठीक है। आपका एच इज इक्वल टू एच नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहां पर अगर आई बात करें, ये आपका वही इमेजिनरी वाला जो हम पढ़ते रहते हैं वही आपका है, जिससे कि हम अपना डी मॉर्वी थ्योरम यूज कर पा रहे हैं। ये जो आपका k है, ये आपका क्या होता है? k इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपेगेशन वेक्टर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव वेक्टर, किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। ये आपका क्या, ये सब वेक्टर में है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं k वेक्टर डॉट इसकी बात करता हूं, k वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास? k x i कैप, k y j कैप प्लस k z k कैप। आपका r वेक्टर, आप पोजीशन वेक्टर तो जानते ही हो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z की कैप, ये चीजें मेरे पास हो जाती हैं। हम इसको ध्यान रख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए, अगर k डॉट आर अगर हम करते भी हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? के एस एक्स के वाई वाई प्लस के जेड। जहां पे करने की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे करेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए, हर जगह हम घुसेड़ते इसको नहीं रहेंगे, ये बस समझने के लिए है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम अपने जो भी वेव इक्वेशंस होंगे यूज कर सकते हैं। ये अपने चाहो तो एच का भी बना सकते हैं, और अगर अपना चाहें तो यू का भी जनरल इक्वेशन एक दे सकते हैं। ये सारे के सारे एच नॉट यू नॉट जो भी मैंने बताया, ये सारे आपके क्या है गाइस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड आप इसको बोल लीजिएगा, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेटेड है, क्योंकि कॉस थीटा है, आई साइन थीटा भी है, तो नॉर्मली आपको भी पता है ए प्लस आई बी का फॉर्म का ही चल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैं अगर चाहूं तो ई नॉट साइन वाला भी कर सकता हूं और ई नॉट कॉस वाला भी कर सकता हूं, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही बन चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर डी मॉर्वी थ्योरम अप्लाई कर दिया, मतलब आप समझ चुके हो कि वो क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो जाती हैं। अगर हम चाहेंगे हमारे पास ये जो प्रोपेगेशन वेक्टर, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, ये जो आपका k है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लेके चलते डायरेक्शन अगर बताना चाहते हैं तो ये आपका मैग्नीट्यूड इनटू जो भी आपके पास डॉट अगर करना चाहे तो आपका ये यूनिट वेक्टर आपके पास हो जाता है। यूनिट वेक्टर वही जो आपके पास डायरेक्शन बताने का काम करता है। अगर हम चाहें तो k वेक्टर इज इक्वल टू k, जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड n कैप में लिख सकता हूं, या फिर k की जगह पे हम जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा n आपके पास हो सकता है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है, लैम्डा की जगह पे हम क्या जानते हैं, c अपॉन में न्यू हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखिएगा आज का जो न्यू होता है c अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पे c अपॉन में न्यू आपके पास आराम से हो जाएगा, चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। c अपॉन में न्यू मैंने कर दिया है, और 2 पाई न्यू का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा होता है। फ्रीक्वेंसी को हम चाहे तो अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए बात करते हैं n जो भी आपके पास दिख रहा है, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो भी हमारा एक डायरेक्शन वेव प्रोपगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने तो थर्ड और फोर्थ जो आपको ईएम वेव में जो बात कर रहे थे,
मैंने बोला था ये थर्ड और फोर्थ जो मैक्सवेल इक्वेशन था, इसको तो हम यूज कर चुके, हमने अपना जितना करना था कर दिया, उससे रिलेटेड जितना आगे हो सकता है निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, इनसे भी रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती है जिनको आप यूज करने वाले। सबसे पहले देखिए, अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, नाउ इन ऑर्डर टू अप्लाई द कंडीशंस डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो, हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे आगे जाके कि मतलब ये जो आपके पास ई एच के ये सब होते हैं आपके परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं गाइस, हमारे पास अगर ई अगर पता है मान लीजिए, ठीक है, ई मान लो पता है, तो सिंपली इतना मत करो, देखो यहां पे सिंपली आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैंने आपको ई इज इक्वल टू दे दिया है ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये अगर मैं दे चुका हूं आपको मैं बोल रहा हूं डाइवर्जेंस निकालना है इस ई का। हो सकता है कुछ यहां पे हम डाइवर्जेंस अगर करने जाएंगे तो किस पे ऑपरेट करें, यहां पे कुछ मेरे काम की चीज दिख रही है, क्योंकि डाइवर्जेंस आप तभी भाई पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड आपकी बात करता है ये, क्योंकि डेल इज इक्वल टू समझ रहे हो ना अपना वही आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड, ये चीजें हैं मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो अब इस पे ऑपरेट तो करना बनता है नॉर्मली, आप ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई, ये तो पूरा पूरा वैसे ही मान लीजिए रहेगा, लेकिन फिर ये जो आपके पास ऊपर है आई के डॉट आर, इस पे हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस अपना। अब जो भी है भाई सीधी सी बात है, डेल में डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा हूं, क्योंकि डेल में आपके एक्स वाई जेड सारे के सारे यहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो ये तीनों को डिफरेंशिएट कर रहा होगा वहां पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको डेल अपना डायरेक्टली लेके चलता हूं, डेल पर मैं डेल आर ही लेके चलता हूं इसको भी, ठीक है, और इसमें आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब देखिए इस पे किस पे डिफरेंशिएशन होगा, ई नॉट एक्सपोनेंशियल के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और यहां पे आपके पास क्या बचने वाला है गाइस, आई के डॉट आर, यही बस बचने वाला है, और तो लग नहीं रहा हमें, क्योंकि ये खत्म कर देगा अपना काम, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो सकती है, तो इस हिसाब से अगर आप चाहो तो देख सकते हो यहां पे आपके पास नहीं आई के बचेगा ना, क्योंकि आर तो हो ही चुका है आर के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास ये अपना आई के, ठीक है, और ये क्या बोल सकता हूं गाइस, यहां पे इसको मैं ई बोल सकता हूं, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं ऐसे। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं चाहूं कंपैरिजन कर दूं ना, तो डेल इज इक्वल टू आई के, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है गाइस, पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, यही चीज हमें ध्यान रखनी, मतलब डेल इज इक्वल टू आई के, अपना एच के साथ भी देख सकते हो, अपने ई के साथ भी निकाल सकते हैं गैस यहाँ पे, ठीक है ना, काम हो जाएगा। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, ऐसे अगर सिमिलरली हम अपने एच के साथ भी चले तो बात वही होगी, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, जो मैंने आपको बताया आराम से आप भी समझते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें बस अपना डाइवर्जेंस या फिर जो भी अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर ही वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर मैं ये डेल इज इक्वल टू आई के जान चुका हूं, मान लीजिए कि मैं डेल इज इक्वल टू आई के जानता हूं, तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, डेल इज इक्वल टू आई के। अब इसको अगर मैं जान चुका तो मैं दोनों रिलेशन लेके चलता हूं, डेल इज इक्वल टू डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो एंड डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। अब मतलब डेल की जगह पे वैल्यू पुट करता हूं, आई के डॉट इज इक्वल टू जीरो, यहां पे भी आई के डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब k डॉट ई इज इक्वल टू जीरो यहां पे हो रहा है एंड k डॉट एस इज इक्वल टू जीरो यहां पे हो रहा है। इस चीज का मतलब क्या है, अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का करे और वहां पे रिजल्ट आपको जीरो देखने को मिलता है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पे भी जो आपका है क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहां पे दोनों में k कॉमन है, मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं भाई h, ठीक है। तो आपके पास जो तीनों क्वांटिटीज होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे की होती हैं, हम इसी इक्वेशन से लेके आ पाते हैं और इसी से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ठीक है। यहां से भी अगर कभी क्वेश्चन में देखने को मिले ना, मतलब कि मेरे पास ई नॉट से रिलेटेड, सपोज कर लो ई नॉट में मैं एक्स कैप प्लस, यहां पे मान लो ई नॉट एक्स कैप प्लस ए वाई कैप, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे देता हूं मैं, और उसके बाद बोलता हूं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका यही बचता, हम इसमें e की पावर में जो भी अपना k होगा ना उस पर ध्यान देंगे। तो कैसे कर सकते, क्योंकि देखो ये अपना e वाला जो भी पूरी वैल्यू है ना, e k डॉट e इज इक्वल टू जीरो रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे पास फायदा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल जो k होगा वो तो वेक्टर में होगा ही, मान लो भाई, क्योंकि वेक्टर है ही, हम वहां से निकालेंगे पहले। सपोज करो ना आपके पास कुछ ये तरीके से दे रखा है, एक्सपोनेंशियल i 3x प्लस 4y प्लस 3z
माइनस ओमेगा टी, ये मान लो मेरे पास दे रखा है। एंड यहां पे E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप प्लस आई कैप, ले लेता हूं इसको मैं, आई कैप प्लस बी जे कैप। अब आप ही देखो, मैं पूछता हूं आपसे वैल्यू किसकी, b इज इक्वल टू वॉट। और मेरे को सबसे आसान फॉर्म है, देखो पहले तो मैं यहां पे k डॉट आर माइनस ओमेगा टी करना चाहूंगा। H आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे तो नॉर्मली हम इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, इंटेंसिटी भी बहुत बार इसको बोल लेते हैं, ध्यान रखना ये आप, ठीक है ना। वही बी की जगह पे हम अपना यूज कर लेते हैं, तो बी एच, अब जो हमें बढ़िया लगता है हम वो लेके चलते रहते हैं। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो ये मेरे पास मान लो ये दे रखा है, मैंने जो इक्वेशन आपको बताया वो क्या है आपका, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई, ये मैंने आपको मान लीजिए बताया। अब मैं इनकी तुलना कर देता हूं इससे, देखो यार निकालना तो है, ओमेगा टी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं लग रही है, लेकिन मेरा k डॉट आर वाला पोर्शन थोड़ा सा है। k डॉट आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये तो वेक्टर में था ही, मेरे पास क्या दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस 3z। अब यहां पर अगर हम मान लीजिए बात करें ना गाइस, हम जैसा कि जानते हैं अगर k डॉट आर करता भी हो तो क्या हो जाएगा, kx, दोनों कंपोनेंट के साथ देख लीजिए अपना, kxx प्लस kyy प्लस kzz, ऐसा मैंने अभी आपको बताया, k डॉट आर अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा kx i कैप ky j कैप, ये आपके पास है, और r वेक्टर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाता है। इसमें देखो 3x प्लस 4y प्लस 3z, तो देखो सिंपली मेरे को अब k वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। kx कितना है मेरे पास, कंपैरिजन करो तो k वेक्टर अगर निकालने चाहो तो kx 3 दिख रहा है, मतलब कि 3 i कैप, ky क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 j कैप, ठीक है। उसके बाद kz कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 k कैप, ये मेरा वेव वेक्टर मिल चुका है, आराम से हो चुका है। तो k कैप मान लीजिए मैंने बता दिया यहां पे। अब आप ही देखिए यहां पे मैंने यहां पे कौन सा आपको रिलेशन दे दिया, यहां पे ये वाला, हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अब देखिएगा यहां पे, यहीं से शुरू करते हैं। देखो मेरे को क्या करना है यहां पे, पहले तो अपना करना है E परपेंडिकुलर K, हमें ये आसान दिख रहा है, और अपना जो भी E डॉट K या फिर K डॉट E इज इक्वल टू 0, ये चीज हमें पता है गैस। तो मैं अगर पूरा K अगर यहां पर रख देता हूं, कितना है मेरे पास, जो हमने K निकाला आपका 3i प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट, अगर E की पूरी पूरी वैल्यू रख भी दूंगा तो मेरे में फायदेमंद कौन साबित होगा, यहां पे फायदा वाला कौन दिखेगा मेरे को, इसमें सबसे फायदा मेरे को इसी से हो सकता है। यहां पर रख लीजिए ई नॉट, अगर आप रखते भी हो मान लो, उधर तो वैसे भी 0 ही है, ठीक है, तो सब कुछ मैं उधर भगा के 0 कर दूंगा। ई नॉट आई कैप प्लस बी जे कैप एक्सपोनेंशियल दिस वैल्यू, काम खत्म उसका करिए। यहां मेरे पास ना ये बस बचता है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट करो यहां पे, क्या है मेरे पास 3i कैप मतलब 3 प्लस 4b, अब k वाला तो है नहीं यार, किसके साथ करेंगे, इज इक्वल टू 0, काम खत्म। मतलब मेरे को यहां से b इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहां पे, b इज इक्वल टू माइनस 3/4 मिलेगा गैस यहां पे, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इससे से रिलेटेड ही कई बार आपको हो सकता है फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, आपका हो सकता है मैग्नीट्यूड में मतलब वेव वेक्टर पूछा जा सकता है। अब ये देखो मैंने आपसे बी पूछा था, ये जो इसमें दिख रहा था, मैं अगर आपसे पूछता बस वेव वेक्टर मेरे को बताओ, वेव वेक्टर तो मैं बता चुका ना यहाँ पे, ये आपका वेव वेक्टर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओमेगा की जगह पे कुछ ये लिख के दे देता, मान लो कुछ 10 की पावर 70, मैं बोलता ना कि आपने मेरे को यार फ्रीक्वेंसी बताओ, तो यहाँ पे मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका कितना दिख रहा है 10 की पावर 7 दिख रहा है। अगर आपको ओमेगा पता चल जाता है तो अभी आपको डिफरेंट तरीके के मैंने रिलेशंस बताए, जैसे कि आप देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू आपका होता है, तो आप यहां से
न्यू अगर चाहो तो ओमेगा अपॉन में 2 पाई कर लो, तो कितना 10⁷ अपॉन में 2 पाई आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर आप चाहो तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, मतलब 2 पाई अपॉन में 10⁷, ये भी आपके पास हो जाता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से वेवलेंथ भी निकाल सकता हूं। मान लो मेरे पास न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा है, मतलब न्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो मैं अगर यहां से चाहूं लेमडा निकालना चाहता हूं मैं, तो सी अपॉन में क्या न्यू, तो सी अपॉन में न्यू की जगह पर कितना आपका हो जाएगा गाइस, यहां पे 10⁷ अपॉन में 2 पाई। तो यहां पर जो लेमडा होगा आपका 2 पाई सी अपॉन में 10⁷। तो डिफरेंट तरीके के यहां से चीजें आपको मिल सकती हैं। यही सब आपके क्वेश्चंस लेके आएंगे कैसे आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये जो भी मैंने था आपको बता दिया कि अगर आपके पास ना ये जो तीनों के तीनों जो आपकी क्वांटिटीज थी ई के एच, ये क्या होते हैं आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इस कारण से हमें ये पता चलता है ना कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका जो नेचर होता है वो आपका ट्रांसवर्स नेचर होता है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट आपके ट्रांसवर्स वेव्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे एक सिग्नल को भेजने के लिए वही इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव से सिग्नल नहीं भेजते। आपने भी देखा होगा ट्रांसवर्स नेचर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास जो ईएम वेव होती है ट्रांसवर्स नेचर ही फॉलो करती है, इसीलिए हम सारे के सारे जो भी आपके इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, डेटाज हैं, इन्हीं के माध्यम से भेज पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखने को मिल जाता है। वही अगर चाहे अपना डेल इज इक्वल टू, अगर आई के जान चुका हूं तो मैं अगर चाहूं तो इनको भी इनमें भी रिप्लेस कर सकता हूं। देखो यहाँ पे आई के डेल क्रॉस एच अगर मेरे पास है, या फिर डेल क्रॉस ई, तो मैं अगर चाहूं तो डेल की जगह पे आई के भी लिख सकता हूं गाइस, ठीक है। और यहां पे अगर हम चाहें तो जैसे देखो कर्ल ई दे रखा है माइनस म्यू नॉट, और अगर मैं चाहूं एच का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, सिंपल सी बात है। देखो अगर ये जो मैंने अभी आपको दिया, ये अगर हम डेल अगर कर रहे थे तब तो आसानी से आप समझ सकते हो भाई आपका इस वाले पोर्शन के रिलेटेड मैंने डिफरेंशिएशन किया था। लेकिन अगर मैं आपको डेल ई अपॉन में डेल टी बोलता है यहां पे देता, तो आपके पास किसका डिफरेंशिएशन होता है, ई नॉट तो आपका वैसे ही रहता है, ये भी आपका उसी तरीके से रहता है। और आपका डिफरेंशिएशन किसका होता है, डेल अपॉन में डेल टी ऑफ आई की डॉट आर माइनस ओमेगा टी। मतलब यहां पे हमारे पास ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, माइनस ये देखो काम खत्म, ये मेरे पास बस माइनस आई ओमेगा बचेगा गाइस यहां पे, ठीक है। तो मेरे पास ये जो डेल ई अपॉन में डेल टी होगा ना, माइनस आपके पास आएगा ही माइनस आई ओमेगा इंटू ये जो भी आपके पास ई हो जाता है गाइस। मतलब माइनस आई ओमेगा आपको अगर टी से रिलेटेड अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस आई ओमेगा ई आपका, और एच से रिलेटेड अगर बात करते हो तो माइनस आई ओमेगा एच आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप अपना और भी रिलेशन दिखा सकते हो गाइस। यहां से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पूछा गया ना कि भाई बताओ कि जो दो ऑप्शन में कौन सी वैल्यूज आपकी करेक्ट ऑप्शन में दिया गया है, मतलब करेक्ट कौन सा है। तो अगर यहाँ पे माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, तो आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा एच, आई से आई गया अपना, और कुछ कटने लायक है क्या, नहीं। तो आपका के क्रॉस ई इज इक्वल टू ना म्यू नॉट ओमेगा एच हो जाता है। भाई अगर मैं अपना ये तो ई वाला था, अगर मैं एच वाले के साथ करता हूं तो यार इसमें तो एप्सिलॉन नॉट था, उसके बाद अपना क्या था डेल एच अपॉन में डेल टी, देख रहे हो यहाँ पे ना। तो डेल ई अपॉन में डेल टी करता हूं तो माइनस आई ओमेगा ई तो आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास के क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई, फाइनल यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये रिलेशन भी ध्यान रखिएगा जो कि आपको कर्ल से रिलेटेड बताया गया। उसके बाद ये जो आपके तीनों परपेंडिकुलर होते हैं वो वाला ध्यान रखिएगा। इनमें जो डेल इज इक्वल टू आई के है ये भी ध्यान रखना है। और ये जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, वेवलेंथ से रिलेटेड, आपके वेव वेक्टर से रिलेटेड जो भी चीजें मैंने बताई वो सब आपको ध्यान रखना है। और फिर मैंने आपको वो जो बताया कि कैसे हम अपने किसी भी एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ईएम वेव्स, ये बहुत आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही ईएम वेव है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही है बस। अब देखना इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपके डिफरेंट तरीके, वेलोसिटी वाला भी रिलेशन मैंने बता ही दिया, अपना जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी जो है तो वो भी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और सारे रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ईएम वेव गाइस। और भी चीजें हम करेंगे, इसमें एप्लीकेशन और भी आते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपका पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा, फिर आपके पास इनके एवरेज वैल्यू भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब हम आगे की क्लासेस में करेंगे। इतना बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको जरूर आप ध्यान से कर जाइएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ भी मैंने ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे कि रिलेटेड आपके क्वेश्चंस न आते हो और आपको कंफ्यूजन हो कोई, ठीक है ना। चलिए
आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे आगे। इनके काफ़ी सारे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें चल रही हैं सब बढ़िया से आपको कर लेना है। अगर आप नहीं करोगे फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।